तो दोस्तों, जिस बात का इंतजार पिछले साल 5 मार्च से ही पूरे देश को था, वो जासूस सैटेलाइट GSAT-1, जिसे कोड नेम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 दिया गया था, वो देश के बाहुबली रॉकेट GSLV-F10 से धरती से रवाना तो हुआ, लेकिन करोड़ों भारतीयों को बड़ा झटका लगा है। मिशन फेल हो गया। लेकिन इस मिशन में एक बड़ी साजिश भी दिखाई पड़ रही है। वैसे साजिश की बू तो 5 मार्च 2020 को ही आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद से इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग लगातार पेंडिंग ही चल रही थी और चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता रहा। मतलब पहली बार 5 मई 2020 को जब पता चला कि चीन भारत में घुस आया है, उससे ठीक 2 महीने पहले ये सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष में पहुंच जाता तो फिर चीन को आंखें फाड़ फाड़ कर भारत देख लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भारत ने इसकी लॉन्चिंग डेट इसी साल 28 मार्च को तय की, लेकिन वो लॉन्चिंग भी नहीं हुई। फिर 16 अप्रैल को डेट तय की गई, लेकिन तब भी लॉन्चिंग नहीं हुई। और 12 अगस्त को लॉन्चिंग तो हुई, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ। वो इंजन जिसे फिट करने से पहले भी इसरो वैज्ञानिक बार बार हर एंगल से सैकड़ों बार चेक करते हैं, लेकिन बताया गया किसी रॉकेट ने सैटेलाइट के साथ अंतरिक्ष में खो गया। वो GSLV रॉकेट, जिसके अब तक लगातार 14 मिशन सफल हो चुके हों, जिस पर भारत को पूरा कमांड स्थापित हो, जिससे भारत ने चंद्रयान जैसा बड़ा मिशन लॉन्च किया हो, उसका भी क्रायोजेनिक इंजन फेल हो जाना कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है। लिहाजा दोस्तों, आपको भी इस साजिश वाले एंगल की बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सैटेलाइट के साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों, ये सैटेलाइट मिशन पूरा होने से केवल 10 सेकंड पहले ही अंतरिक्ष में कहीं खो गया है। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से 18.29 मिनट पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए, जिसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव की लकीरें दिखने लगी। इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है, जिसकी वजह से यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और हमारा वो सैटेलाइट अनंत ब्रह्मांड में खो गया। अब बात आती है असली साजिश वाले एंगल की, तो वो आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। 1 साल बीतने के बाद भी सैनिक लद्दाख में भारी तादाद में जमा है, लेकिन इस तनाव को टाला जा सकता था। इसरो ने इसकी तैयारी भी कर ली थी। पिछले साल 5 मार्च को GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार हो चुका था। धरती के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रहकर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, सर्विलांस के बेहद विश्वसनीय डेटा और ऐसी नजर दे सकता था कि इससे धरती पर चल रही किसी गाड़ी के नंबर प्लेट तक पढ़ी जा सकती थी। और तो और इस सैटेलाइट के कैमरे सड़क पर गिरे किसी सिक्के तक को पहचानने की कुवत रखते थे। तो सोचिए कि क्या ऐसे सैटेलाइट की नजर से चीन या पाकिस्तान की घुसपैठ बची रह सकती थी। लेकिन ना तो GSAT-1 पिछले साल लॉन्च हो सका और ना अब सफल लॉन्चिंग हो पाई। भारत को हुए ये कोलेटरल डैमेज अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। क्या GSAT-1 के क्रायोजेनिक इंजन में दिक्कत के पीछे कोई साजिश है? क्योंकि इस लॉन्चिंग से पहले 14 बार इसरो इसी रॉकेट से 14 बार सफल उड़ान भर चुका था। तो इस बार की चूक कहीं जानबूझकर किसी के इशारे से तो नहीं छोड़ दी गई। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंतरिक्ष और परमाणु वैज्ञानिक चुन चुन कर मारे जाते रहे हैं, आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। आखिर GSAT-1 ही इकलौता ऐसा सैटेलाइट क्यों रहा जिसकी लॉन्चिंग इतनी बार रोकी गई? क्या हमारा GSAT-1 लॉन्च किसी इंटरनेशनल साजिश का शिकार हो गया है? दोस्तों, आज के दौर में GSAT-1 की लॉन्चिंग को पहले बार बार रोकना और फिर इसके क्रायोजेनिक इंजन में दिक्कत के चलते पूरा का पूरा रॉकेट ही अंतरिक्ष में लापता हो जाना कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर इशारा तो करता है। खैर, ये जांच इसरो और मोदी सरकार को करवानी है, लेकिन दिन रात मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों से लेकर करोड़ों भारतीयों को इस सैटेलाइट का मलाल जरूर है। क्योंकि अगर ये सैटेलाइट होता तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन हमसे धोखा नहीं दे पाता। और अगर ये सब हमें पहले से पता चल पाया होता तो चीन की औकात नहीं थी कि वो भारत को आंख दिखा पाता। हम पहले से ही चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में होते, लेकिन हमारा GSAT-1 इंटरनेशनल साजिश का शिकार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि किस देश ने साजिश रची है या सचमुच GSAT-1 तकनीकी खामी का शिकार हो गया।
तो इन सवालों का जवाब दरअसल पिछले साल 5 मार्च को ही हमें मिल गया था। दरअसल तब भारतीय वैज्ञानिक GSAT-1 की लॉन्चिंग के लिए तैयार थे। लॉन्च का काउंटडाउन शुरू होने से पहले ही इसे रोक दिया गया और रोकने के कारण पहले बताया गया कि सैटेलाइट की बैटरी में प्रॉब्लम है, फिर बताया गया कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, बाद में नई डेट्स को लेकर कभी बताया गया लॉन्च स्टाफ को कोरोना हो गया है, तो कई और एक्सक्यूजेस सामने आते गए। लेकिन पिछले साल मलयालम पत्रिका काला कौमुदी ने एक रिपोर्ट में अमेरिकी साजिश का खुलासा किया था। 15 मार्च 2020 को काला कौमुदी ने कि आखिरी वक्त में सैटेलाइट लॉन्चिंग अमेरिका के दबाव में रोकी गई। मतलब इस सैटेलाइट से सबसे ज्यादा पेट में दर्द तथाकथित दोस्त अमेरिका को ही हो रहा था। ये वही अमेरिका था जिसने रॉकेट के क्रायोजेनिक तकनीक को लेकर कभी रूस को मना करवा दिया था। 90 के दशक में भी जो बाइडेन ने भारत के स्पेस प्रोग्राम में अड़ंगा लगाया था, उस वक्त बाइडेन के कारण ही भारत को रूस से क्रायोजेनिक तकनीक नहीं मिल सकी थी। और इस बार GSAT-1 की तगड़ी खूबियों के कारण अमेरिका को डर था कि अगर ये लॉन्च हो गया तो अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया में कायम उसका दबदबा घट जाता, क्योंकि GSAT-1 अपने ताकतवर कैमरे से अमेरिका के घरों घरों में भी झांक सकता था, वो भी लगातार। यानी चीन ही नहीं, अमेरिका भी इस सैटेलाइट से बुरी तरह डरा हुआ था और साजिशों का पिटारा तो वहां से अक्सर खुलता ही रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सैटेलाइट में ऐसा क्या था, तो दोस्तों असली कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल ये सैटेलाइट 1 से 50 मीटर से 1.5 किलोमीटर के रेजोल्यूशन में फोटो ले सकता था। साथ ही इसमें इमेजिंग कैमरे की एक विस्तृत श्रृंखला थी। दूसरा, ये इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग करने में सक्षम था। इन कैमरे में हबल टेलीस्कोप जैसा 7 mm का एक टेलीस्कोप लगा था। इसमें 42 मीटर रेजोल्यूशन का मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, 318 मीटर रेजोल्यूशन का हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड और 191 मीटर रेजोल्यूशन का हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड कैमरा लगे थे। ये दुनिया का सबसे एडवांस स्पाइस सैटेलाइट्स में से एक था। दोस्तों, इसरो ने अभी तक जियो ऑर्बिट यानी धरती से 36,000 किलोमीटर दूर की स्थैतिक कक्षा में किसी रिमोट सेंसिंग यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नहीं तैनात किया था। यह पहली बार होता जब EOS-3 इतनी दूर पर भारत की तरफ से अपनी नजर गड़ाकर निगरानी करता। आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में CCTV लगा रहा था। यह सैटेलाइट पूरे दिन भारत की तस्वीरें लेता रहता। हर आधे घंटे में यह पूरे देश की तस्वीर लेता रहता, जिसे जरूरत के हिसाब से इसरो के वैज्ञानिक या देश के अन्य मंत्रालय या विभाग प्रयोग कर सकते थे। इसरो ने पहली बार 4 मीटर व्यास वाले ओजाइव आकार के सैटेलाइट को GSLV की नाक में रखा गया था। यानी EOS-3 सैटेलाइट OPLF कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट 4 मीटर व्यास के मेहराब जैसे दिखाई देता है। ठीक से कहें तो अब तक इस तरह का लंबा सैटेलाइट भारत की तरफ से अंतरिक्ष में स्थापित नहीं किया गया था, जिसकी आंखों से भारत की सीमा पर किसी तरह की गतिविधि बसती नहीं। ऐसे सैटेलाइट्स को आमतौर पर धरती की निचली कक्षा यानी करीब 600 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, जो देश किसी हिस्से से गुजरने के बाद एक निश्चित टाइम के बाद ही दोबारा फिर वहां पहुंचते हैं। लेकिन GISAT-1 देश का पहला भू अवलोकन उपग्रह था, जिसे धरती की 36,000 किलोमीटर वाली भू-स्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाना था। मतलब इस ऑर्बिट में पहुंचने पर GISAT-1 पूरे उपमहाद्वीप पर हमेशा नजर रख सकता था। यानी इससे रियल टाइम पिक्चर मिल सकती थी। दिन में 4 से 5 बार एक ही जगह की तस्वीरें ली जा सकती थी। किसी लोकेशन की लगातार और लंबे वक्त के लिए ट्रैकिंग की जा सकती थी। सेना इसके जरिए दुश्मन की हर हलचल की सटीक जानकारी हासिल कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल या एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकती थी। ये सैटेलाइट मौसम की भविष्यवाणी और प्राकृतिक आपदाओं में काफी मददगार साबित होता। इस सैटेलाइट से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और दूसरी जरूरी स्थानों पर भी नजर रखी जा सकती थी। यानी सैटेलाइट की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती थी। इसके ऑपरेशनल होने के बाद भारतीय सीमाओं की चौकसी में भी मदद मिलती। इस सैटेलाइट की मदद से भारत चीन और पाकिस्तान के साथ लगती अपनी सीमा पर निगरानी रख सकता था। इसी बात को लेकर कुछ वक्त पहले भारतीय एक्सपर्ट कह रहे थे कि अमेरिका को लग रहा है कि अगर सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है तो दुनिया भर के देश जो भी जासूसी सैटेलाइट बनाना चाहेंगे वो सेंसर और कैमरा भारत से ही खरीद लेंगे।
इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। अमेरिका ने अपने हितों के चक्कर में भारत की सरहदों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दिया। भारत की परमाणु तकनीक और अंतरिक्ष तकनीक का अमेरिका शुरू से विरोधी रहा है, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो करके दिखा दिया जो नासा भी नहीं कर पाया था। भारत ने 5 जनवरी 2014 को GSLV D5 को घरेलू क्रायोजेनिक इंजन की मदद से छोड़ा था और इसरो ने DRDO के मदद से वो तकनीक डेवलप कर ली जिसकी मदद से बने कैमरे दुनिया की जासूसी कर सकते थे। हालांकि GSAT-1 के असफल होने के बाद भी भारत रुकने वाला नहीं है। साल 1979 से लेकर अब तक भारत ने 37 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स छोड़े। इनमें से 2 लॉन्च के समय ही फेल हो गए थे, लेकिन अब बहुत जल्द इसरो दूसरा जियो इमेजरी सैटेलाइट EOS-2 लॉन्च करेगा जो देश की सुरक्षा के लिए खास तरह के उपकरणों से लैस होगा, जिसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा होता है जो रात के अंधेरे में गर्मी के अनुपात से आकृतियों का पता लगाकर ये जानकारी हासिल की जा सकेगी कि दिखने वाली आकृति जानवर है या इंसान। इससे देश की सीमाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी, साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद होगा। इसरो द्वारा पहले भेजे गए कार्टोसेट और रिसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो रही थी। हमारे दुश्मन इस बात से घबराते हैं कि उनकी हरकतों पर भारत अंतरिक्ष से नजर रख रहा है। हालांकि इस मामले में GSAT-1 सबका बाप साबित होता, लेकिन इसमें देश को नाकामी ही हाथ लगी है।